बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां बजाइए। हम सब लोग इस वक्त लखनऊ में हैं, गोमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं और ये बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। #एग्जिट पोल्स ऑन एबीपी। अब सबसे बड़े सूबे की बारी है और अब बारी है इस वक्त यूपी के आंकड़ों को आपको दिखाने की, और वो सब आप जानना चाहते हैं कि यूपी में 403 सीटें आज क्या होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। नारेबाजी शुरू हो चुकी है, चुनाव खत्म हो चुका है। अनुराग भदौरिया यहां पहुंचे हैं और अनुराग भदौरिया चुनाव लड़ने के बाद ये उनके साथ के लोग हैं। मैं इनके पास लौटूंगा, मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले यूपी के चुनावों को लेकर जो हलचल मची है, क्या हो रहा है? क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ 300 के आंकड़े को पार कर पा रहे हैं, या ये 202 की लड़ाई चल रही है, या फिर अखिलेश यादव अपनी पहचान बना पाएंगे अपने दम पर इस चुनाव को जीत कर दिखाने की? क्या मायावती वाकई में चुनाव नहीं लड़ी है, या प्रियंका गांधी ने इतना अच्छा चुनाव लड़ा कि बीजेपी को फंसा दिया है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलेंगे सी वोटर के आंकड़ों में। तो सी वोटर के आंकड़े जानने हैं अगर आपको, तो सीधे चलूंगा मैं रुमाना के पास, लखनऊ के रिवर फ्रंट से निकलकर और स्टूडियो चलते हैं और सबसे पहला आंकड़ा दिखते हैं कि सी वोटर का पहला आंकड़ा क्या कह रहा है। रुमाना। आप गोमती रिवर फ्रंट पे हैं और मैं इस वक्त हवाई सफर पर हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का पूरा लेखा जोखा, एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और दर्शकों को जरा बता दूं कि सहूलियत के हिसाब से हमने तैयारी ये की है कि हम फेज वाइज आपके सामने आंकड़े रखेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश जहां 7 चरणों में वोटिंग हुई है, और ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। मतलब वो पहला चरण जिसमें 58 सीटों पर वोट पड़े थे ना, 11 जिलों की 58 सीटें थी, वहीं से मैं शुरुआत करूंगी और आगे बढ़ते हुए हम 7 चरण का पूरा लेखा जोखा, 7वां चरण जहां 54 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, तो सिलसिलेवार तरीके से ये पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस रीजन में किसको कितनी बढ़त मिल रही है। जी, तो एबीपी न्यूज पर जो टैली हम लेकर आएंगे उसमें फेज वाइज भी और साथ ही साथ आपको क्षेत्रवार हिसाब से भी बताएंगे पूरा आंकड़ा। तो सबसे पहले 58 सीटें, पहला चरण, 11 जिले, और आप देख सकते हैं वोट प्रतिशत के हिसाब से इन 58 सीटों में बीजेपी सबसे आगे 43% वोट शेयर के साथ, समाजवादी पार्टी के खाते में 32% वोट शेयर जाता हुआ, बीएसपी 17%, कांग्रेस 5%, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर। और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि यहां किसान आंदोलन के असर वाले इलाके में वोटिंग हुई थी। यहां पर जाट और मुस्लिम बहुल इलाके थे जिसमें मतदान हुआ था। पिता के निधन के बाद जयंत चौधरी का यह पहला चुनाव है और ऐसे में यहां पर अखिलेश यादव के लिए जो एक्स फैक्टर माना जा रहा था इन 58 सीटों पर, वो जयंत चौधरी। और ऐसे में यह सीट का आंकड़ा आपके सामने, 58 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 28 से 32 सीट, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 23 से 27 सीट, बीएसपी के खाते में 2 से 4, कांग्रेस 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 1। तो कुल मिलाकर पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो बीजेपी को 2017 में इन 58 में से 53 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन 28 से 32 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 28 से 32 सीट, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 23 से 27 सीट, बीएसपी 2 से 4, कांग्रेस 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 1। तो 2017 के मुकाबले बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है। ये यूपी में पहले चरण का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। वो पहला चरण जब 10 फरवरी को वोटिंग हुई थी, 11 जिलों की 58 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे है। नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी सुमित सबसे आगे बीजेपी। बिल्कुल, और 28 से 32 सीटें 58 में से हम लोग चरणबद्ध तरीके से ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। खास मेहमान हैं, परिचय करा दूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुरेश तिवारी जी, जोरदार तालियां बजाइए। सुरेश जी धन्यवाद। अनुराग भदौरिया का परिचय हो चुका है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। असर हसैन साहब है, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। बद्री जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और साथ में मेरे साथ सुनील अर्कवंशी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज झा मेरे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन पहले चरण पे बात हो रही है तो अतर साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बीजेपी 58 में से 28 से 32, चौंकाया आपको? नहीं, ये प्रेडिक्टेड ट्रेंड है और कुछ जिले जैसे अलीगढ़ है, आगरा है, तो वहाँ पे खबर आई है कि बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट मैं समझता हूँ जो किसान आंदोलन का असर रहा और जो जाट वाले इलाके हैं, तो जहाँ पे आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अलायंस रहा, तो उनका भी अच्छा करने का था। और ये काफी है कि और अच्छा होना चाहिए था? मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा बेहतर होता है एसपी आरएलडी के साथ। उस परफॉर्मेंस को वो मैच नहीं कर पा रहे हैं एग्जिट पोल के उसके साथ। अनुराग, उस परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पा रहे हैं, जो माहौल बनना चाहिए था वैसे कैपिटलाइज नहीं कर रहा है, कम से कम सी वोटर का स्तर। देखिए ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता को पहचानने के लिए उत्तर प्रदेश की आत्मा को जानना होगा, और ये बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश की आत्मा को नहीं पहचानते हैं। उत्तर प्रदेश की आत्मा ने, ये तो अतर भाई बोल रहे हैं, बीजेपी थोड़ी बोल रहे हैं, अभी तो उनके पास पहुंचा भी नहीं हूं मैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है अभी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को 300 प्लस देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ही अपनी सीट बचा लें, वही बड़ी बात है। आपकी सीट बच रही है? हमारी तो बची हुई है। हम तो तिवारी जी के साथ हैं। तिवारी जी के साथ जो अन्याय हुआ है और उसका बदला उन्होंने हमें जिता के देंगे। आपके साथ अन्याय हुआ तिवारी जी, आपकी सीट, आपका टिकट काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में विधायक बनना जरूरी नहीं है, जो संगठन जिम्मेदारी सौंपता है वो काम करके मोदी योगी का झंडा परचम फहराने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पर कितनी सीटें आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। पूर्ण बहुमत तो 200 पर हो जाता है। 300 से ऊपर। लेकिन हमारे दादा से पूछो, आत्मा क्या कह रही है? बाहर तो सही है, अंदर की आत्मा क्या बोलेंगे? अभी केवल 3 दिन शेष है, फिर आत्मा परमात्मा में इनकी विलीन हो जाएगी। बद्री जी, आपका रिएक्शन फर्स्ट फेज में 58 में से 28 से 32 बीजेपी, पश्चिम का इलाका, किसान आंदोलन बहुत मजबूत था वहां। देखिए क्या हुआ है कि किसान आंदोलन मजबूत था, लेकिन जाट वोटों में जिस तरह का फ्रेगमेंटेशन की उम्मीद थी बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं हो पाया, इसलिए ये आंकड़े ऐसे मिल रहे हैं। और दूसरा, किसानों से माफी मांगना फायदेमंद रहा। हाँ बिल्कुल, और जो उनका बिल लौट आया उसका असर हुआ, और दूसरा जो नॉन जाट मोबिलाइजेशन है उसका भी फायदा बीजेपी को मिला। फैजान खान जुड़ गए बीएसपी की तरफ से। फैजान साहब, आपकी पार्टी कहाँ है इस चुनाव में? सिर्फ प्रवक्ता बन के डिबेट्स में आ रही है, जमीन पे क्यों नहीं दिखाई देती? नहीं, ये सवाल मैं तो खुद मीडिया से पूछना चाह रहा हूँ। जब मीडिया बार बार कह रही थी कि बहन जी कहाँ हैं, और जब आदरणीय बहन जी ने अपना प्रोग्राम आगरा से स्टार्ट किया तो मीडिया गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? भाई मीडिया गायब हो गई क्योंकि बीजेपी के साथ चलने लगी वो डोर टू डोर। और बहन जी बीजेपी की तारीफ कर रही हैं आजकल। भाई आप देख लीजिए, जिस एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, उस एग्जिट पोल ने ना बिहार में अपना दमखम दिखा पाया, ना बंगाल में दिखा पाया, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से दिखा देगा? पंकज झा, आपका रिएक्शन बीएसपी को लेकर? मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाली बात कह रहे हैं फैजान भाई कि अपने हिसाब से आ जाए सर्वे तो ठीक है, पर एक बात सही है, ये जो बीएसपी की बात कर रहे थे ना, कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बीजेपी या दूसरी पार्टियां ग्राउंड पे दिख रही थी ना, मायावती उसी पुरानी तरीके से कि 2 जिलों में चले गए, 1 जिले में चली गई और कैंपेन कर लिया, उस तरीके से नहीं। हम जो बात कर रहे हैं ना पहले फेज की, देखिए उसमें अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने एक प्रयोग किया, मुजफ्फरनगर में 6 सीटों पर उन्होंने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट मुसलमान अलग हो गए थे, लेकिन जो वो सेट करना चाहते थे, पहली फेज में जो बढ़त मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि बीजेपी ने, जैसा आपने कहा, माफी मांगी, किसान आंदोलन वापस किया, और उस हिसाब से लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में है वो शुरुआत, तेजी जो आनी चाहिए थी वो नहीं। अब मैं नंबर पूछना चाहूंगा अतर साहब आपसे, अगर यही स्पीड है 58 में से 28 से 32 अगर बीजेपी के पास जा रही है पहले फेज में, तो आपको क्या लगता है कि हम जब 7वें फेज में पहुंचेंगे तो बीजेपी कहां होगी इसी हिसाब से? इस ट्रेंड के हिसाब से वो हाफ ए मार्क क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ मान लें 58 है और उनको हम मिनिमम साइड भी लें 28, जो अगर प्रेडिक्शन है, तो बाकी क्योंकि कहा जा रहा है कि वो बेहतर रहा है, पर अभी क्योंकि ये एक सिर्फ आकलन है। बद्री जी, फेज वाइज इलेक्शन बदला है, कई फेजों में कुछ और दिखा है, दूसरे फेजों में बदलता हुआ, एक तरह का सर्पाकार इलेक्शन हुआ है ये। तो इसलिए अगर आप माने तो बाद के फेज में आज ये डिसाइड होगा कि समर किसके पक्ष में जा रहा है। जी
मेरे साथ मनीषा प्रियम जी भी जुड़ी हुई हैं। मनीषा प्रियम वहां घर से हैं। मनीषा जी, 58 में से 28 से 32 का आंकड़ा दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में। उतना नुकसान नहीं है पश्चिम में जितना कि एंटिसिपेट किया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं इस बात पे, क्योंकि ये वो इलाका था जहां ऐसा प्रतीत होता था कि बिल्कुल बीजेपी को बहुत ज़्यादा ज़मीन पर जो है वो ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको लॉसेस हुई है, घाटा हुआ है, लेकिन अपने किले को कुछ हद तक वो बचा पाया है। पहले ही फेज में अगर बीजेपी ने बिल्कुल बुरा प्रदर्शन किया होता तो 7 फेज के चुनाव में जो लगभग 2 महीने तक खिंचा रहा, उसमें कहीं ना कहीं गति उसकी मंथर होती। तो इतना मैं कहूंगी कि जो प्रत्याशित था उससे बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा, और जो प्रत्याशित था उससे सपा गठबंधन जो है कहीं ना कहीं उस पीक तक नहीं पहुंच पाई। ये इस पहले, लेकिन 403 में 58 की बिसात छोटी है, इसलिए मैं आपके आगे आप क्या बोलने वाले हैं वो सुनने के लिए मैं इंतजार करूंगी। कहीं ना कहीं एक स्थानीय गणित आप जो है, इंतजार करिए मनीषा जी, ऐसे टीजर के नतीजे दिखला रहा है। जी टीजर देते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पूरे आंकड़े खुलने में समय बाकी है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, जो 58 में से 28 का आंकड़ा या 30 भी मान लें, 32 भी मान लें, तो लग नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी 202 के पार जा पाएगी खत्म होते होते। 58 में से 8 ही आ जाए तो बड़ी बात है। इसकी आपकी नहीं, बीजेपी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 8 मिल जाए बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जनता ने जो वोटिंग की है वो सिस्टम के खिलाफ की है, और महंगाई बेरोजगारी पे की। सुन लीजिए, महंगाई बेरोजगारी पे की है। एग्जिट पोल तो बहुत देखे गए हैं, बिहार का भी देखा गया था, बंगाल का भी देखा गया था, 100 सीटों का अंतर पाया गया था। तो अगर आपके हिसाब से अगर हम देख लें, जो एग्जिट पोल में है 150, 160 सापा को दे रहे हैं, 100 जोड़ दो तो 260 हो गई। इतना अंतर तो देखने को हमेशा मिला है एग्जिट पोल में। तो भारतीय जनता पार्टी की 100 घटा दो तो 120 पे पहुंची गई है। भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये उत्तर प्रदेश है। हमने 2017 में भी उत्तर प्रदेश देखा था। आपकी सरकार में आप चुनाव लड़ रहे थे और आप कह रहे थे कि सरकार रिपीट करने वाले हैं, और कहां जाके पार्टी खत्म हुई। 50 सीटें भी नहीं आई। देखिए, वक्त की बात होती है। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें आती थी। कई बार तो लोकसभा में 1 सीट भी आई है, 2 सीट भी आई है, लेकिन हमने तो कभी कुछ कहा नहीं। इनके एक मंत्री हैं, तिवारी जी बगल में खड़े हैं, अभी एक चैनल पे जिनका नाम है बघेल जी, केंद्रीय मंत्री है, करहल से लड़े हैं। कह रहे थे अभी न्यूज 18 की चैनल पे कि मैं जमानत बचा के दिखाऊंगा। अब इनके मंत्री तो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हो सरकार बना रहे हैं। सुरेश तिवारी, मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3/4 बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसके मूल में है मोदी जी। माननीय मोदी जी। बघेल साहब क्यों बोल रहे हैं? उनकी सरकार के मंत्री हैं जो बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। ये मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि बघेल साहब भी वहां पर चुनाव जीत कर आने वाले हैं। तो अखिलेश को हराएंगे जी, अखिलेश जी चुनाव में अब की पटकर नहीं खाएंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जमानत तो बचा लूंगा, और जो चुनाव लड़ा भी नहीं रहे हो कह रहे हो जीत के आएंगे। जी, बात जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। मेरे साथ अर्कवंशी जी हैं। आप पश्चिम में चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या लग रहा है आपको पश्चिम में सपा क्यों उतना अच्छा नहीं कर पा रही है जो सर्वे में दिख रहा है? देखिए, हम लोग पश्चिम नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम किया है, और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए, माननीय हमारे जयंत चौधरी जी पश्चिम में लड़ रहे थे, हम लोग पूर्वांचल में लड़ रहे थे, मध्य में लड़ रहे थे। पूरी तरीके से हम लोगों का सीटों का कोई ये नहीं था कि हम पश्चिम में लड़ेंगे, या पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में 403 पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा था। हमारे यहाँ कोई अभी सब्र करिए, पूरे नतीजे नहीं आए, केवल फेज 1 की बात की है। फेज 2 में क्या हुआ? पश्चिम का इलाका था, फेज 2 का इलाका था, और ये कहा गया, तमाम पंडितों ने कहा, कुछ पंडित मेरे साथ यहाँ मंच पर मौजूद भी हैं, जो ये कहते रहे कि सेकंड फेज में सपा ने अच्छा लड़ा है। जानते हैं रुमाना से। रुमाना, सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है सेकंड फेज के लिए?
उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का जो मतदान हुआ वो 9 जिलों की 55 सीटों पर हुआ। ये जो 9 जिले थे इसमें सहारनपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, अमरोहा इस तरीके के जिले थे। मतलब वो जिले जो सीधे सीधे मुस्लिम बहुल जिले माने जाते हैं। इन 9 जिलों में कहीं कहीं तो मुसलमानों की जो आबादी थी वो करीब 50% के आसपास भी थी। कुल मिलाकर इन 9 जिलों में जो मुस्लिम वोटर था वो निर्णायक भूमिका में, क्योंकि 35% के आसपास मुस्लिम वोटर रहा। और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि इसी दूसरे चरण के अंदर जो वोटिंग हुई है, तो ऐसे में वोट शेयर का आंकड़ा क्या कहता है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बरेली का झुमका चौक है। वहीं से आंकड़े दूसरे चरण के आपको दिखा रहे हैं। वोट शेयर के मामले में दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी गठबंधन को बढ़त 42% के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन सबसे आगे। बीजेपी गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन से पीछे 39% वोट शेयर के साथ। बीएसपी के खाते में 13% वोट शेयर, कांग्रेस 2% वोट शेयर। और अगर इसको सीटों में तब्दील किया जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर भी मामला बेहद नजदीकी, लेकिन जरा सी बढ़त समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जरूर जाती हुई सीटों के मुकाबले। सीटों में समाजवादी पार्टी गठबंधन 26 से 30 सीट ले सकता है और बीजेपी गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन से बहुत पीछे नहीं है। 23 से 27 सीटें इस दूसरे चरण की 55 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बीएसपी का सुपड़ा साफ होते हुए महज 1 से 3 सीट, कांग्रेस भी मुश्किल से 1 सीट पर खाता खोल सकती है, अन्य के खाते में भी 1 सीट। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह कि दूसरे चरण में जो कहा जा रहा था एसपी गठबंधन को बढ़त, लेकिन बढ़त मामूली है। यूपी में दूसरे चरण में एसपी गठबंधन आगे, एसपी गठबंधन को बढ़त, एसपी गठबंधन में 26 से 30 सीटें जाने का अनुमान। एग्जिट पोल का आंकड़ा यही बता रहा है। सुमित, बहुत बड़ी बात है। सेकंड फेज समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा रहा। तिवारी जी क्या हुआ? सेकंड फेज में सपा आगे निकल गई है। अभी आपका सर्वे चल रहा है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 7 जितने सर्वे हैं दिखाइए। अभी 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी। आपकी सुई अटक गई है, आपकी सुई अटक गई है 300 पे। नहीं, 300 पार बोल रहा हूं। आप ये निश्चित तौर पर ये मान लीजिए, आप जहां जहां जिन जिन चरणों की गिनती आ रही है, हर चरण में भारतीय जनता पार्टी आपको। अनुराग, अब चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई आपके? नहीं, मेरे तो वैसे ही मुझे पता है कि 10 मार्च को सरकार बनने जा रही है। हमें चिंता तिवारी जी की है। देखिए, इतने पुराने आदमी, सुनिए, इतने पुराने आदमी पार्टी के, नए आदमी को आपका टिकट काट के दे दिया और तिवारी जी परेशान हो कि चिल्लाए नहीं तो क्या करें। अब तिवारी जी की मजबूरी है, लेकिन तिवारी जी के साथ हम हैं। और कोई हो ना हो, हम तिवारी जी के दर्द के साथ खड़े हैं। और तिवारी जी अभी कुछ देर बाद यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनेगी मार्च को, वही अच्छी सरकार होगी। तिवारी जी साइकिल की सवारी की ऑफर दे रहे हैं वो। भदौरिया जी 10 तारीख को अपनी चिंता करें, जो कि लाखों वोट से अपनी विधानसभा में हारने वाले हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाखों वोट से। भैया, इनके मंत्री जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप क्या बताएं? आप अपनी बात करिए ना, मंत्री के पीछे छुप जा रहे हैं। हम तो जीत चुके हैं। वो जो कह रहे हैं ठीक उल्टा। देखिए, उन्होंने कहा करहल में इनके मंत्री जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये कहने जीत रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, इनके दूसरे मंत्री भी लाखों वोट से हमारे सामने हार रहे हैं। तो इनकी बात बिल्कुल सही है, उल्टा बोल रहे हैं। पिछली बार भी उस विधानसभा में 1.25 लाख वोटों से हराया था। मैं आगे बढ़ता हूं। अतर साहब, ये जो फेज का नतीजा है, 55 में 26 से 30 सपा दिखाई दे रही है, 42%, 39%, 3% का अंतर। क्या ये हवा बदल सकता है आने वाले 5 फेजेस की इन कम से कम आकलन में? हाँ, देखिए, इसमें जो 3% की लीड है, मैं समझता हूँ ये मोमेंटम है। और जैसा कहा गया कि इसमें कुछ समाजवादी पार्टी ने बड़े अच्छे फैसले लिए थे जो उन्होंने प्री पोल, उसमें खासतौर से जैसे इमरान मसूद जो सहारनपुर से आए, जैसा हमारे सहयोगी पंकज झा जी ने बताया, मुजफ्फरनगर भी ज़िला था जहां उन्होंने कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। मतलब उस ज़िले में जहां पे तकरीबन 35% मुसलमान आबादी है। और यहाँ पे जो रामपुर है, आज़म खान साहब जो जेल में हैं, उनका लड़का, तो उसके लिए भी एक सिंपैथी थी और उनका एक बड़ा एक जो वोट बैंक है उनके साथ वहाँ जुड़ा। और इसमें एक जो और महत्वपूर्ण बात आ रही है कि इसी फेज से जो ओबीसीज का जो एक अलायंस जो सपा जो गार्नर करना चाह रही है, खासतौर से जो कुर्मी है जैसे शाहजहांपुर में और बरेली से, तो उनका भी आपको मोमेंटम दिखेगा कि वो किस तरह का, वो काफ़ी बड़ी तादाद में। बद्री जी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्या इस सेकंड फेज में, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था, क्या ये माना जाए कि मुस्लिम एकमुश्त होकर वोट कर रहा है साइकिल को?
आने वाले चरणों के लिए? सुमित जी, एकदम इस बार मुस्लिम वोट का पैटर्न देखेंगे अगर आप, तो बहुत ही पोलराइज्ड होकर के मुस्लिम ने वोट किया है और बहुत ही एग्रेसिव पोलराइजेशन रहा है, साइलेंट पोलराइजेशन नहीं रहा है। लेकिन जैसा कि हर पोलराइजेशन का एक काउंटर पोलराइजेशन होता है, हाँ। जो आपको बीजेपी बहुत पीछे नहीं दिख रही है वो उस काउंटर पोलराइजेशन के कारण है, और वो हुआ है सुरक्षा के नाम पर, राशन के नाम पर। सुरक्षा का आप अर्थ समझ रहे हैं आप। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि बरेली का झुमका इस बार इस फेज में तो समाजवादी पार्टी ने हर ही लिया है, भले ही थोड़े से उससे हरा हो। बरेली का झुमका जी, देखिए जैसा कि हमारे एक बाबा जी ने बयान दिया था। बाबा जी मतलब? अरे बाबा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, कहा कि हम गर्मी निकाल देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की दूसरे ही फेज से गर्मी निकाल कर उनको ठंडा करने का काम जनता ने शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, तिवारी जी कुछ बोलेंगे इस पे? बीजेपी जो की गर्मी बाबा ने कहा था, बाबा के बुलडोजर तैयार खड़े। तो ये भी लगे हाथ बता दीजिए कि आपका बुलडोजर लखीमपुर क्यों नहीं जाता है, वहां गड़बड़ा क्यों जाता है? भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कानून व्यवस्था पर आंच आएगी, बुलडोजर। लखीमपुर में नहीं आई आंच, लखीमपुर में आंच नहीं आई थी कानून व्यवस्था पर। ऐसी कोई कानून व्यवस्था फिर क्यों पकड़ा था? मंत्री जी के बेटे को क्यों पकड़ा था पुलिस ने? क्यों जेल में रहा वो? एक दुर्घटना थी। दुर्घटना थी? चलती जीप चढ़ा दी किसानों पे, किसानों पे जीप चढ़ा दी, वीडियो है। वो एकमात्र दुर्घटना थी जिसमें जबरदस्ती। दुर्घटना बोल रहे हैं, मैं आता हूँ। फैजान खान कुछ बोलना चाह रहे हैं। फैजान, देखिए, इनका शासन प्रशासन इसी से आपने देख लिया अभी तिवारी जी के स्टेटमेंट से कि वो दुर्घटना थी, और दुर्घटना ऐसी थी कि थार जीप से 4 किसान मर जाते हैं, हमारे शहीद हो जाते हैं, और मंत्री जी का बेटा 4 महीने के बाद जेल से वापस आ जाता है। क्रॉस FIR में जो किसान गिरफ्तार है वो आज भी जेल में बंद है। ये दुर्घटना है तिवारी जी आपके नजर में? अगर आप वो उनको जो बोलना था बोल दिया। तिवारी जी के क्विक रिएक्शन आपका। किसानों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है। किसानों के लिए किसान प्रोटेस्ट करते रहे 1.5 साल तक, 13-14 महीने तक किसानों के लिए जितने कानून बनाए गए थे किसानों के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ चंद लोगों ने। मैं लौटता हूँ अनुराग मैं लौटता हूँ। एक सेकंड तिवारी जी, बस इतना बता दीजिए कानून कौन सा बनाया था, नाम बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा आपने पढ़ा है। मैं लौटता हूँ। ये तीखी बहस चलती रहेगी। अभी भी तीसरा चरण बाकी है, चौथा बाकी है, 5वां बाकी है, 6वां 7वां बाकी है। सीधे तीसरे की बात करेंगे। तीसरे चरण में क्या हुआ? तीसरा चरण वो था, रोमाना के पास चलने के पहले बता दूं, जब अखिलेश यादव का खुद का वोट था, यानी वो इलाका जिसको यादवगढ़ भी अब कहा जाने लगा है। रोमाना, दरअसल तीसरे चरण के बारे में बड़ी सटीक जानकारी सुमित अवस्थी दे रहे थे, क्योंकि तीसरे चरण की पहचान ही उस करल सीट की वजह से हो रही थी जहां से उम्मीदवार अखिलेश यादव। ये जो तीसरा चरण था, इसमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों में वोटिंग हुई, 16 जिले, और सीटें आ रही थी 59। और जिले कौन कौन से थे कुछ के नाम में पढ़ देती हूँ। हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर। मतलब एक तरीके से आप रेंज अगर देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, ये तमाम जो रीजन है उत्तर प्रदेश के, वहां पर इस तीसरे चरण में वोटिंग हो रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए ये तीसरा चरण क्योंकि यादव लैंड के तौर पर ये तीसरा चरण उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में उभर कर आया। और ऐसे में ये तीसरा चरण किसके खाते में कितनी सीट, किसके खाते में कितना वोट प्रतिशत, आइए जरा जल्दी से आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। ये आंकड़ा आपके सामने, तीसरा चरण, झांसी का किला आप पीछे देख रहे हैं, और देख सकते हैं आप वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी गठबंधन बहुत आगे, 43% वोट शेयर बीजेपी गठबंधन के खाते में जाता हुआ। समाजवादी पार्टी गठबंधन महज 33% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर, बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे। बीएसपी के खाते में 17% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस 5%, अन्य के खाते में 4%, 59 सीटें। तो ऐसे में इस वोट प्रतिशत को अगर सीट में तब्दील किया जाए तो फिर आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा ये कहता है कि 59 सीटों में से आप देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 38 से 42 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 16 से 20 सीटें, बीएसपी 0 से 2, कांग्रेस 0 से 1, अन्य 0 से 1। कुल मिलाकर यहां पर मामला आर पार का बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच। लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे नजर आ रहा है। इस तीसरे चरण में जो यादव लैंड था, यहां पर बीजेपी आगे और समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुमित,
बिल्कुल, और जो आपने आंकड़े दिखाए रोमाना, उससे बात बिल्कुल साफ हो जा रही है कि तीसरा चरण जो कि यादव लैंड में था, वहां पर यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। पंकज झा ने बहुत चुनाव कवर किया। पंकज, ऐसा क्यों हो गया कि तीसरे चरण में चीजें हाथ से निकलती दिख रही हैं? 2017 में भी नतीजे ऐसे ही थे और बहुत कोशिश की इस बार अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव चचा को रखकर परिवार में करहल से खुद चुनाव लड़ने को। लेकिन एक बात देखिएगा सुमित जी कि इसमें ना बुंदेलखंड का भी इलाका है, वहां बीजेपी को वैसी चुनौती नहीं मिल रही, वहां बीएसपी के साथ कई सीटों पर चुनौती मिल रही है। इसीलिए बहुत बड़ा प्रश्न है, जो कह रहे थे बद्री जी कि यादव के खिलाफ जो उस इलाके में सैनी, शाक, लोध, उनका क्या काउंटर पोलाइजेशन उस तरीके से बीजेपी के फेवर में गया। मैं यही पूछना चाहूंगा बद्री जी, क्यों अपने ही इलाके में सपा कमजोर दिखाई दे रही? क्या इसलिए क्योंकि ये थर्ड फेज था, कोविड के प्रोटोकॉल कुछ रिलैक्स हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर भी उतर आए थे मैदान में, शुरू के 2 फेज में पीएम नहीं थे, क्या उसका भी असर है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आके चुनाव के ढंग को बदला, रंग को बदला इस फेज में। और इस फेज में क्या होता है, जब डोमिनेंट कम्युनिटी के साथ अच्छी केमिस्ट्री नहीं बन पाती है, बहुत सारी जैसे दलितों का वोट जो है बहुत क्रूशियल है इस फेज में। और जो एक बड़ा चेंज है इस चुनाव में वो है बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस का, जिसको कि प्रधानमंत्री ने बहुत दूर तक आगे फैलाया। और वो बेनिफिशियरी लाभार्थी, जो लाभार्थी नया वोट बैंक जो वो अक्रॉस द कम्युनिटी है, एक नई आइडेंटिटी, एक जाति के बरक्स एक आइडेंटिटी खड़ी की गई, लाभार्थी आइडेंटिटी, उसने भी इस क्षेत्र में काम किया है। और जो काउंटर पोलराइजेशन है डोमिनेंट फोर्स जो मेजॉरिटी का, वो भी यहाँ। एक क्विक रिएक्शन अनुराग का लूं। अनुराग, अपने इलाके में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज में ऐसी स्थिति नहीं, ऐसा वही तो मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल पे ही कुछ न कुछ गफला है कहीं ना कहीं। आप ऐसी जगह बता रहे हो जहां पे समाजवादी स्वीप कर रही है, वो कह रहे हैं वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। इसीलिए कह रहे हैं कि जनता है उत्तर प्रदेश की, 10 मार्च को आपको जब समाजवादी 300 पार नजर आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जिट पोल हमेशा की तरह गलत साबित हो रहे हैं। पंकज कुछ बोल रहे हैं, सॉरी। अनुराग भदौरिया भी इटावा के ही रहने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि अनुराग भदौरिया भी इटावा के रहने वाले हैं। आपके अपने जिले के हाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इटावा पूरी तरह से जीत रहे हैं। इटावा जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, एटा जीत रहे हैं, फर्रुखाबाद जीत रहे हैं, अगल बगल की सारे जिले में जीते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे साथी बेवजह खुश हो रहे हैं, एग्जिट पोल पे इतने खुश हो रहे हैं। इससे अच्छा कि मेहनत कर लेते तो शायद खुशी मिलती 10 मार्च। ऐसा तो नहीं है कि आज ये आपको एक हमला कर रहे हैं और परसों ये दुखी हो जाएंगे 10 तारीख को? हमारे ऊपर हमला कोई नहीं। मैं 4 बार लखनऊ कैंट से विधायक रहा हूं और बचपन से भारतीय जनता पार्टी पूर्व जनसंघ से काम कर रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर आप जितने राउंड आप सर्वे करके आप रिपोर्ट देते जाएंगे, हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी आगे। बीजेपी ने गेंद के अनुराग में आता हूं। मैं 30 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं। 4 फेज के नतीजे आने बाकी हैं। जैसे जैसे सी वोटर से हमको आंकड़े मिल रहे हैं, वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग जब ब्रेक में थे तो यहाँ पे ये जो आवाम है, जनता है, ये जबरदस्त तरीके से बहस कर रही थी। यहाँ पे बहस चल रही थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सीधे चलूंगा वापस स्टूडियो और जानते हैं रुमाना से कि चौथे फेज के नतीजे क्या कह रहे हैं। चौथे फेज के लिए रुमाना के पास। चौथे फेज का एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि चौथे फेज की जो वोटिंग थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के चारों रीजन्स में किसी ना किसी सीट पर वोट हो रहा था। जी हां, इकलौता ऐसा फेज जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड हर रीजन के अंदर वोटिंग हुई, वो चौथा फेज था। कुल 59 सीटें थी जिस पर वोट पड़ा, और महत्वपूर्ण यह कि इसमें राजधानी लखनऊ की भी सभी 9 की 9 सीटें जिस पर वोटिंग हो रही थी। मतलब यह कि राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही थी और सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भी इसी चौथे फेज में वोटिंग हो रही थी। और ये देखिए आंकड़े कहां आए हैं, लखनऊ का हजरतगंज चौराहा, और वहां पर यह आंकड़ा ये बता रहा है चौथे फेज के अंदर बीजेपी गठबंधन के खाते में 40% 40% वोट शेयर जाता हुआ। समाजवादी पार्टी गठबंधन उससे पीछे 7% का फासला, 33% वोट शेयर समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जाता हुआ। बीएसपी के खाते में यहां पर 18% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस 6%, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर। और अब जल्दी से आपको दिखाते हैं कि ये वोट शेयर अगर सीटों में तब्दील होगा
होगा तो फिर आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा यह कहता है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में इन 59 में से 41 से 45 सीटें जा रही हैं। मतलब यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन का आंकड़ा महज 12 से 16 पर सिमटता हुआ। कुल मिलाकर यूपी में चौथे चरण में भी बीजेपी बहुत आगे। चौथे चरण में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2017 में बीजेपी को इन 59 में से 51 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भी बीजेपी यहां पर जबरदस्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सुमित, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर आप दे रही है रुमाना कि चौथे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को लीड है। जो अनुराग भदौरिया अपने इलाके में थे, चेहरे पे तनाव देखिए, चेहरे पे तनाव। देखिए, सवाल ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हल्ला। अगर समाजवादी पार्टी अभी वहां पहुंच जाते तो आप चिल्लाने लगते। देखिए, समाजवादी पार्टी के यहाँ आ गए, गुंडे बीजेपी के हैं, गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, समाजवादी अपनी जगह खड़े हैं। ये समाजवादी लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यही गुंडे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा रहे हैं। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस कोरोना में घर घर जाकर सेवा करने का। आप कोरोना की बात मत करिए, बहुत बुरी स्थिति देखी है देश ने। देखी है, ये आफत दुनिया में भी पहली ही बार आई है और भारत ने दुनिया में सबसे अच्छा काम करके दो टीकाकरण। मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाता हूं। बद्री जी, तीसरे चौथा फेज जो कि इलाका इटावा के आसपास का था, यादव लैंड का था, वहां क्यों चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी के फेवर में या सपा के अगेंस्ट? देखिए, बीजेपी के पास दो बड़ी शस्त्र है इस चुनाव में। एक तो प्रधानमंत्री मोदी खुद, उनके खिलाफ कितना भी आरोप आते हैं लेकिन उनका एक ट्रस्ट कैपिटल है, और दूसरा ये जो लाभार्थी वाली बात है। तीसरा जो दलित मोबिलाइजेशन है वो हमेशा जो डोमिनेंट को काउंटर करता है, तो इसका भी घाटा या फायदा किसी राजनीतिक दल को हो सकता है। तो क्या बीएसपी का अच्छा नहीं करना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है इन फेजेस में? हाँ, अगर इन आंकड़ों पे जाएं तो यही दिख रहा है। और एक बड़ा जो कहा जाए सर्ज है समाजवादी पार्टी को, मतलब पिछले अगर इलेक्शन से देखें वोट परसेंटेज में, तो वो भी आ रहा है। पर ये देखना है कि कितना वोट बीएसपी का वो शिफ्ट हो रहा है। उसका शिफ्ट हुआ है तो समाजवादी पार्टी को भी जा रहा है और भाजपा को भी जा रहा है ये। और दूसरी जो एक अहम बात है कि इस फेज में जो एक बड़ी बढ़त दिख रही है, तो इसमें कानपुर का भी इलाका, लखनऊ का, तो वो अर्बन एरियाज हैं, तो इसलिए ये बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। चौथे फेज में या अर्बन सेगमेंट में वो अपनी मजबूती कायम किए हुए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब ये कह रहा था सुमित जी कि जो बेस वोट है बीएसपी का, जो जाटव जाति है, उसमें कोई डेविएशन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो नॉन बेस वोट हैं, जो 4-5 बड़ी जातियां हैं और उसके बाद 40-50 छोटी जातियां हैं दलितों में, उनमें डिवीजन है, जिसको फटा हुआ वोट कहते हैं। तो उस फटा हुआ वोट ने इस बार बीजेपी के लिए पक्ष में माहौल बनाया है। मेरे साथ सी वोटर के फाउंडर डायरेक्टर यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं। यशवंत, पहले दो फेज को देखने के बाद लगा कि मामला कांटे का होने जा रहा है। तीसरे चौथे फेज में ऐसा क्या हुआ कि साइकिल जो है उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है? समझना बहुत आसान है। पहले जो चरण है उसमें समाजवादी पार्टी का और आरएनडी का जो गठबंधन था, दरअसल उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ। आरएनडी के गठबंधन के कारण ही समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपस्विंग देखने को मिली, और जाट मतदाताओं का जो समर्थन जयंत चौधरी को मिला, जो आरएनडी को मिला, उसके कारण पहले दो फेजेस का एक अपस्विंग दिखाई दिया और बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर न तो आरएनडी जैसा कोई और अलायंस पार्टनर था, न जयंत चौधरी जैसा कोई एक पैन रीजन लीडर था जो कि एक बड़े वोटों के समुदाय का अपना नेतृत्व अपने आप को बता सके और बोले कि ये सारे वोट मैं लेके आ सकता हूँ। इसलिए बचे हुए उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के बाद से बीजेपी ने लीड लेनी शुरू की, क्योंकि वो लीड बीजेपी की अपनी वोटर्स की थी। वैसे भी एक बात समझिए कि इन चुनाव में दरअसल समाजवादी पार्टी का जो भी अपस्विंग हमारे ट्रैकर में भी आ रहा था, 6 महीने से हम दिखा रहे थे, वो विपक्षी वोटों के अंदर का ध्रुवीकरण था।
वो कोई बीजेपी से समाजवादी पार्टी की ओर से हो रहा हो, ऐसा नहीं था। इस कारण से जो 22% से 33, 34, 35% तक का जो सफर हमारे ट्रैकर में आपको दिखाई दिया, वो दरअसल जो बीजेपी के विरोध में खड़ी हुई विपक्षी पार्टियां थी, उन विपक्षी पार्टियों के खाते से समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाला वोट वो उस स्विंग को दिखा रहा था। लेकिन ये वोट ऐसा नहीं था जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा हो। हमारे ट्रैकर में आपको याद होगा, एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब बीजेपी का वोट शेयर 40% से नीचे गिरा हो और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 35% के ऊपर गया हो। अब 5% का ये जो गैप है, ये बहुत क्रिटिकल गैप है, जो एग्जिट पोल में भी साफ साफ मेंटेन होता हुआ दिखाई देता है। यशवंत, अभी 3 फेज बाकी हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, डिटेल में बात करेंगे। 9 बजे जब हम पूरा आंकड़ा दिखाएंगे, जब आपसे हमको वो आंकड़ा मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं मनीषा प्रियम के पास चलना चाहता हूं। मनीषा जी, अभी तक जितनी सीटें दिखाई हैं 4 फेज की, उसमें 130 से 146 बीजेपी दिखाई दे रहा है जो रेंज है, और सपा गठबंधन 77 से 93। और जो यशवंत देशमुख बोल रहे थे मनीषा जी, मैं वो इसी से आपके लिए सवाल करता हूं, क्या राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में और पूर्व में ओम प्रकाश राजभर और इस तरह की जो पार्टियों के साथ जो गठबंधन किया, वही सबसे बड़ा की थी अखिलेश यादव की सक्सेस की, और वो की अगर पूरी तरह नहीं चल पाई तो समाजवादी पार्टी गठबंधन क्या चुनाव हार भी सकता है? ऐसा हो भी सकता है 10 तारीख को? नहीं, मैं ये नहीं जानती कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन आपके आंकड़ों पर ही केवल जाएं तो ये स्पष्ट दिखता है कि अब तक गठबंधन के इलाके जहां तक रहे और सामाजिक समीकरण का साथ दोनों ही आवश्यक रहा है, जहां ये बातें रही हैं गठबंधन और सामाजिक समीकरण, वहां तो दिखता है कि अच्छा प्रदर्शन दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो यादव लैंड का जो परफॉर्मेंस की बात आप कह रहे हैं, वो एक इकलौता फेज था जहां की अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को अपने आप प्रदर्शन दिखाना था। तो कहीं ना कहीं शुरू से जब ये ट्रैकर्स दिखाए जा रहे थे यशवंत द्वारा और एनालिसिस की जा रही थी आपके चैनल पे, तो कई बार ये कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड में कुछ और करना पड़ेगा, इस इलाके में सपा को कुछ और करना पड़ेगा। अगर अंत तक ये प्रश्नवाचक बने रहे तो कहीं ना कहीं ये सवाल सपा के लिए किया जाएगा कि उनका अपना परफॉर्मेंस कितना महत्वपूर्ण रहा। जहां गठबंधन रहा, क्या वो वहां ज्यादा सक्सीड किए? अभी भी बाकी आगे के फेजेस देखने हैं। पहले मैं कोई पूर्वानुमान नहीं करना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेज जो है, थर्ड फेज के जो नतीजे हैं उनको लेकर के, थर्ड और फोर्थ फेज को लेके प्रश्नवाचक जो है वो उठाए जाएंगे। और आपके सर्वे जो है उसमें फासला इतना ज्यादा है अनुराग भदौरिया कि मेरे ब्रिज साथ भी है। अगर करता है इलेक्शन के टाइम तक तो जी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो फासला हो गया है ना, वो करीब 50-60 सीटों का हो गया। अनुराग भदौरिया, एग्जिट पोल जो है सी वोटर का, वो अच्छी खबर लाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता अच्छी खबर लाती दिखाई दे रही है। 10 मार्च जनता से पूछ के ही पोल होता है। जनता अपनी बात बताएगी, वो जानती बीजेपी वाले झूठे हैं, इनको झूठ बोलो, वो करेगी कुछ, बताएगी कुछ। उसने बीजेपी को ही गुमराह किया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करने के लिए जनता ने प्लानिंग बनाई है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से झूठ बोलते हैं, आपको गुमराह कर रही है आपकी जनता। देश की जनता ने अपना मत दे दिया है, पेटी में बंद कर दिया। आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक के जीवन पर तिवारी जी, आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। 325 से आंकड़ा कम हो रहा है। अगर एग्जिट पोल की बात माने तो आप 325 आप नहीं छू पाएंगे। हम 325 पर पहुंच रहे हैं। चुनाव बाद आपसे बात करें। चलिए, मैं एक बार यशवंत से पूछ लेता हूं। यशवंत, क्योंकि अनुराग भदौरिया सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनता जो है बेवकूफ बना रही है, तो जब आप एग्जिट पोल करते हैं आपकी एजेंसी में, आपके वर्कर्स, आपकी टीम मेंबर्स, तो कैसे बात करते हो, ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जनता ने जो बताया वो सच ही बताया होगा? जनता झूठ क्यों बोलेगी? जनता को झूठ बोलने के लिए कोई कारण होना चाहिए ना जी। जनता के झूठ, ये तो बहुत ही विचित्र सी बात है। जनता अगर बोले कि हमने ऐसा किया है तो हम मान लेंगे। देखिए, अगर जनता झूठ बोलेगी तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बीजेपी का भी समर्थक उतना ही झूठ बोलेगा जितना समाजवादी का बोलेगा, जितना बसपा का, जितना कांग्रेस का बोलेगा। तो इसलिए जनता के झूठ बोलने की कोई बात नहीं होती। जनता अपने हिसाब से बताती है
और उस पर यकीन करना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ने जो बोला हो एग्जिट पोल में, अनुराग कुछ बोल रहे हैं यशवंत आपकी बात। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जनता जानती है, जनता तो महंगाई बेरोजगारी पे थी और आप बीजेपी गुमराह कर रही थी। तो आप क्या मानते, जो छात्र पीटे गए थे वो सच नहीं था क्या? जिन छात्रों को लाठियों से पीटा गया, पुलिस ने अपनी बट से मारा, जिन किसानों को रौंदा गया और जिनको आपने भिखारी बना दिया, 5 किलो चावल और 4 किलो आटा के लिए लाइन में लगा दिया। आप बिस्कुट बनाने की बात करते थे तो बोल रहे सरकार को मदद नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, सरकार को मदद की जगह रोजगार देना चाहिए था। सरकार ने रोजगार नहीं दिया, सरकार ने भिखारी बना दिया। हिंदुस्तान सारी दुनिया में रोजगार नहीं था भाई, कोविड था, सब चीजें बंद चल रही। अरे कोविड के पहले कौन सा दिया, कोविड के बाद में कौन सा दिया? ये तो सिर्फ बहाना खोजते हैं। इसलिए जनता ने इस बार उनको ऐसा छकाया है कि 10 मार्च को पता चलेगा छक्के छूट जाए। यशवंत कुछ बोल रहे हैं, यशवंत कुछ बोल रहे हैं। यशवंत भाई ऐसा है कि अगर 10 मार्च को नतीजे जनता के कुछ और आते हैं तो उनका आदेश सराखों पे। हम तो वही बात कर सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं से 7 चरणों में हम लोगों ने बात की है। 1 लाख, ये संख्या कम नहीं होती। 1 लाख साक्षात्कार करना ये मजाक नहीं होता। अच्छा ये बता दीजिए जसवंत जी, ये बता दीजिए आपका लास्ट सर्वे सच कब हुआ था? आप इतना बता रहे हैं, अभी बंगाल में ही हुआ था। बंगाल का एग्जिट पोल ही ठीक था। अरे बंगाल के एग्जिट पोल में तो सब हरा रहे थे। एक आध बार तो चाणक्य का भी ठीक हो गया था, तब से लिए हेलीकॉप्टर घूम रहा है। एक ही बार जिंदगी में ठीक हुआ है, उसके बाद आज तक ठीक नहीं हुआ। तो ये एग्जिट पोल वाले ये अपनी रोजी के लिए जुगाड़ में रहते। सुनिए वो जवाब दे रहे हैं। यशवंत आप बोलिए। मैं क्यों जवाब दूं इस बात का जब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात बोल रहे हैं? तुम्हें ये झूठ बोल रहे हैं, आपको इन्हें ठीक करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 6 महीने तक गला फाड़ फाड़ के एबीपी और सी वोटर चिल्लाता रहा कि ममता बनर्जी आराम से। अरे भैया, राजनीति का बड़ा चस्का लेना चाहते हो और बोलना भी नहीं चाहते हो। इतना ही आपको जनता का मूड पता है तो आप ही ना प्राइम मिनिस्टर बन जाते। अब तक जुगाड़ लगाए घूमते इधर उधर के मुखी हैं। यशवंत जवाब दीजिए। नहीं करनी राजनीति, वो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। आपको राजनीति मुबारक, लेकिन कम से कम सत्य बोलिए। इतना राजनेता बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर समय असत्य ही बोलते रहिए। ये मेरा केवल आपसे आग्रह है, जहां पे जो बात है सत्य बोलिए। हमने बोला था भैया, सबसे ज्यादा तो आप ही लोग करना चाहते हो। सबसे ज्यादा तो लपसी आप ही चाटना चाहते हो। क्योंकि मैंने और मेरे चैनल ने बंगाल का एग्जिट पोल किया था और एकमात्र एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे था जो ये कह रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी मैक्सिमम 100 या 110 तक पहुंचेगी बंगाल में, और वही हुआ 77। मैं यशवंत कुछ बोल रहे हैं आप। यशवंत आप, मैं सुन नहीं पाया आपको, यहाँ शोर बहुत था, बोलिए यशवंत। नहीं, मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में आपने जो बात कही कि हम अकेले थे जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी आराम से जीतने जा रहे हैं, तो देखिए अकेले हमारे कहने की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि आंकड़ों में सीटों में ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर ज्यादातर 6 महीने तक हमने ट्रैकर चलाया, जब 6 महीने में हमारा ट्रैकर समाजवादी पार्टी को 20-22% से बढ़ते हुए 33-34% तक बता रहा था, उस समय तक इनको वो आंकड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। जब हमारे ट्रैकर में ये आने लगा कि अब ये 35% के ऊपर नहीं जा रहा है, तो इनको ये ट्रैकर खराब लगने लगा। तो ये हलवा गप कड़वा तू, ऐसे राजनीति करना उन्हें आसान है, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, आप नेता नहीं। यशवंत, आप और हम पिछले 20 सालों से इस तरह के चुनाव के डिबेट्स करते हैं, तो जब जिसकी जान फंसती है आके वो दूसरे पे हमला करता है, तो सुनिए इस कान से उस कान से निकालिए, थोड़ी देर का टेंशन लीजिए, मजा लीजिए, आगे बढ़ते हैं, 5वें फेज की ओर चलते हैं। जो आंकड़े आपने भेजे वो पहुंच गए रुमाना के पास तक। तो 5वें फेज में क्या हो रहा है, 5वां, 6वां, 7वां, ये फेज बहुत क्रूशल हो जाता है। ये पूर्व का इलाका आ गया था, पूर्वांचल का इलाका आ गया था। ये वो इलाके हैं जहां पर बनारस भी है, जहां पर गोरखपुर भी है और आजमगढ़ भी है। तो पहले 5वें फेज की बात करेंगे, रुमाना के पास चलते हैं 5वें फेज के नतीजे जानने के लिए। रुमाना।
देखिए, पांचवें दौर का जो मतदान हुआ वो 12 जिलों की 61 सीटों पर हुआ। पांचवें दौर में सबसे ज्यादा 61 सीटों पर वोटिंग हुई और पांचवें दौर में जो सीटें थी वो ज्यादातर अवध रीजन से आने वाली सीटें थी। इसमें धर्म नगरियां, चाहे अयोध्या नगरी हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे प्रयागराज हो, इन सभी जगहों पर इस पांचवें चरण में वोटिंग हुई। इतना ही नहीं, अमेठी, जहां पर इतिहास रचा था राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने, उस अमेठी में भी इसी पांचवें चरण में वोटिंग हुई और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें लेकर लगातार निशाने पर विपक्ष ने रखा है सत्ता पक्ष को, उनकी सीट पर भी इसी पांचवें चरण में वोटिंग। और ये प्रयागराज के संगम तट से आप आंकड़े देख रहे हैं। यहां पर वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी गठबंधन के खाते में 40% वोट शेयर जाता हुआ समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत पीछे 9% के फासले के साथ महज 31% वोट शेयर समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जा रहा है। बीएसपी के खाते में 15% वोट शेयर, कांग्रेस 8% वोट शेयर, अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाता हुआ। और अब सीटों का आंकड़ा देख लीजिए आप, यहां पर एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारती हुई 39 से 43 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में। समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर है यहां पांचवें चरण में, लेकिन बहुत पीछे बीजेपी गठबंधन से। महज 14 से 18 सीटें ही समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जा रही हैं। बीएसपी बमुश्किल अपना खाता खोल पाएगी, 0 से 1। कांग्रेस का भी यही हाल, 1 से 3 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। तो कुल मिलाकर 61 में से आप देख सकते हैं 39 से 43 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। 2017 की अगर मैं बात करूं तो 61 में से 50 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार 2022 में भी एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं, बल्कि बीजेपी सबसे आगे। 39 से 43 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में और समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर है सुमित, लेकिन बहुत पीछे है। महज 14 से 18 सीटें ही समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं सुमित इस पांचवें चरण में। और जो बात आप कह रही है रुमाना, इससे बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, नेता मौजूद है, सुरेश तिवारी जी, उनके चेहरे पे सुकून में देख पा रहा हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल मिडवे मार्क तक बीजेपी पहुंच गई है पांचवें चरण में। लेकिन ये जो इलाका इलाहाबाद का, बद्री जी वहीं से आते हैं, बद्री जी आजकल इलाहाबाद में रहते हैं, इस पांचवें फेज में इतनी बुरी स्थिति क्यों दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, इसमें दो बात हुआ है सुमित जी। इस फेज में आप मान रही है ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा, क्योंकि चुनाव तो पॉसिबिलिटी का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये अगर आंकड़े सही आते हैं तो उसका मुख्य कारण है कि नरेंद्र मोदी ने कैंपेन को अपने हाथ में ले लिया था और पहले जहां मोदी योगी थे वहां हर जगह मोदी मोदी सुनाई पड़ रहे थे। दूसरा, महिलाओं का वोट काफी हुआ है। अब ये अभी आंकड़े आएंगे तो पता चलेंगे किसके तरफ गया है, लेकिन महिलाओं का वोट गया है। और सुरक्षा, दो नैरेटिव टकराते रहे इस चुनाव में। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, जिसके बाद तभी अनुराग जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा और राशन और लाभार्थी सुविधाएं। तो इन दोनों के टकराहट में ये फेज बहुत क्रूशियल रहा है और इसमें मोदी का और हिंदुत्व पोलराइजेशन, एक तरह से इसमें एक सॉफ्ट हिंदुत्व पोलराइजेशन सुरक्षा के नाम पर दिखाई पड़ता रहा है। जैसे जैसे अयोध्या की तरफ बढ़ता गया चुनाव, बीजेपी के लिए माहौल बनता गया था। जी, इसमें जो सबसे रिमार्केबल बात है कि समाजवादी पार्टी अलायंस उस क्षेत्र में अपना अगर इतना वोट शेयर पा रहा है, यहाँ पे यादव भी कम है और इसमें मुस्लिम परसेंटेज भी बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट तो है और एक साइजेबल शिफ्ट दिख रहा है। तो वही बात निकल के आ रही है कि बीएसपी का वोट शिफ्ट हो रहा है, पर जितना समाजवादी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसको एक तरफा लड़ाई में जो 1-to-1 भाजपा से और समाजवादी पार्टी की लड़ाई होगी तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी का वोट आएगा, तो इस एग्जिट पोल के नतीजों से नहीं दिख रहा है। मैं बीएसपी के फैजान खान मौजूद हैं। क्यों अब तो अभी भी कुछ बाकी है, 5 फेज दिखा दिए, अभी 4 से 13 सीटें दिखाई दे रही हैं। लगभग हम 250 सीटों की बात कर चुके हैं, 220 के आसपास। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी ने कहा ना कि जनता ने बेवकूफ बनाया है, इनको गुमराह किया है। लेकिन जिस हिसाब से एग्जिट पोल और इन लोगों की बातें सुनने में आ रही हैं तो साफ तौर से ये दिख रहा है ऐसे लड्डू बांट रहे हैं आपस में, जैसे अमित शाह जी, अखिलेश यादव जी बगल में बैठे हैं और एक दूसरे को सारे एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं और यही निर्णय है कि बीजेपी को दोबारा लाना है। तो अखिलेश यादव ऐसा क्यों करेंगे भाई? अखिलेश का क्या फायदा है बीजेपी को दोबारा ला? क्योंकि मेरे नजर में, बहुजन समाज पार्टी के नजर में, मैं तो मानता हूँ ये तो उल्टा दिखाई दे रहा है कि आपकी जैसे कोई सेटिंग है बीजेपी के साथ। नहीं, अगर हमारी सेटिंग होती तो मीडिया में पहले ही प्रोपेगेंडा करके अखिलेश यादव जी को ये नहीं दिखाया जाता कि बीजेपी के टक्कर में है और जनता को गुमराह किया जाता। चलिए, मैं यहाँ पे ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि 6वां और 7वां फेज बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। अभी तक किसी की भी सरकार नहीं बनी है। अभी तक जो सी वोटर के आंकड़े मेरे पास आए हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं,
89 तक चीजें पहुंची है बीजेपी के लिए, अभी भी वो 202 से पीछे है। छठे फेज में क्या होगा, सातवें फेज में क्या होगा, ब्रेक के उस पार तुरंत लौट के आते, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।